शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा राष्ट्रपति के झाड़ू लगाने की भी हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रमदान करती नजर आई। इस दौरान वहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मंदिर में झाड़ू लगाया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और सीएम ने वहां पूजा भी की। मोदी सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मंदिर में सफाई की गयी। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी एक बच्ची को 17 घंटे की मशक्कत के बाद निकाल लिया गया। 2 साल की नीरू बुधवार शाम बोरवेल में गिर गई थी और इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरे विभागों की टीमों ने लगातार राहत और बचाव का अभियान शुरू किया। फिर जैसे ही बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया तो लोगों ने तालियां बजाते हुए खुशी मनाई। फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने चूमा है बच्ची को पत्ती। उत्तराखंड के देहरादून में जिला अधिकारी ने ग्राहक बनकर शराब के ठेकों पर छापेमारी की। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान डीएम सविन बंसल को ये भी पता चला कि वहां ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे थे और सेल्समैन का व्यवहार भी ठीक नहीं था। ऐसे में जिला अधिकारी ने वहां छापेमारी के बाद चालान काटने के निर्देश दे दिए। मध्य प्रदेश के सतना में एक तोते की सर्जरी सुर्खियों में आ गई है। दरअसल चंद्रभान विश्वकर्मा ने 20 साल पहले एक तोते को पाला था। पूरा परिवार तोते से बेहद प्यार करता था और उसे बेटू नाम से बुलाता था। लेकिन करीब 6 महीने पहले बेटू की गर्दन में ट्यूमर सामने आ गया। ऐसे में जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो करीब 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद इस 98 ग्राम के ट्यूमर को निकाला गया। अब तोता स्वस्थ बताया जा रहा है। दावा है कि यूपी के कानपुर में एक नकली पुलिस वाला पकड़ा गया है। दरअसल इस मामले का पता तब चला जब उसने अपने एक दोस्त के ससुर से 15 लाख रुपए ले लिए, लेकिन जमीन खरीदने के नाम पर लिए गए ये पैसे वो नहीं लौटा सका। ऐसे में उसकी शिकायत पुलिस में की गई तो पता चला कि वो एसीपी दफ्तर में काम करने की झूठी बातें करता था। बताया गया कि जांच में उसके पास से एक साथ 3 वर्दी और आईएएस एकेडमी का कार्ड भी बरामद हुआ है। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर दफ्तर में वर्क प्रेशर से होने वाली मौत से जुड़ी हुई है। पुणे में सीए एना की मौत के बाद ऑफिस के वर्कलोड पर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल एना की मां ने अपनी बेटी की मौत के लिए ऑफिस के वर्कलोड को जिम्मेदार ठहराया है। एना की मां की चिट्ठी के बाद कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो एना के परिवार के साथ हैं और अपने कर्मचारियों को स्वस्थ माहौल देना अपनी प्राथमिकता उन्होंने बताया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ऑफिस का वर्कलोड कर्मचारियों को बीमार बना रहा है। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड और स्ट्रेस को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। मल्टीनेशनल कंपनी EYE की 26 साल की यंग सीए एना सेबेस्टियन जिस तरह इस दुनिया से चली गई, उसकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। दुनिया का हर शख्स अपनी पसंद की नौकरी पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अपनी मनपसंद नौकरी पाने के लिए हर इंसान जी तोड़ मेहनत करता है। काफी जद्दोजहद और कड़ी मशक्कत के बाद इंसान बड़ी मुश्किल से दूसरों से आगे निकलकर किसी तरह नौकरी हासिल करता है। लेकिन आलीशान ऑफिस की 4 दीवारी के अंदर की दुनिया का काला सच कुछ और ही है, जो इंसान को तब पता चलता है जब वो वहां पहुंच जाता है। कई बाहर से चमचमाते ऑफिस का वर्कलोड इंसान की जान तक ले लेता है।
कुछ ऐसा ही हुआ यूके की प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी EY में काम करने वाली एना सेबेस्टियन के साथ। आरोप है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर और वर्कलोड में आकर एना की मौत हो गई। इसी साल मार्च में एना के सपनों को पंख लगे थे। उन्हें नौकरी मिली थी और वो उस दफ्तर का हिस्सा बनी थी जहां नौकरी करना हर किसी का ख्वाब होता है। लेकिन किसे पता था कि वही दफ्तर और वही वर्कलोड उनकी मौत की वजह बन जाएगी। एक तो ऊपर से जो कल्चर सेट करना चाहिए वो कल्चर का ही चैलेंज है, राइट। वहाँ पे 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा काम करना, हॉलीडेज पे काम करना, संडे पे काम करना, इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है, राइट। और उसकी वजह से क्या है कि जब एक नया बंदा वहां पे ज्वाइन करता है तो पहले से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सीनियर भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, उसके सीनियर के सीनियर भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मैं नहीं करूंगा या तो मैं नहीं कर पाऊंगी तो मुझे जज किया जाएगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, राइट। तो उसकी वजह से पहले से ही वो कल्चर में उस तरह से घुल जाता है कि भाई नहीं, काम करना है, संडे पे काम करना है, छुट्टी पे काम करना है, रात को काम करना है। और बता नहीं पाते हैं, बट उनका मेंटल प्रेशर बढ़ता जाता है, जो एना के केस में भी हुआ, राइट। शी वाज नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, वो प्रेशर को पूरा हैंडल नहीं कर पाई एंड अल्टीमेटली इस तरीके के हादसे हो जाते। बच्ची की मौत का सदमा झेल रही उनकी मां अनीता ऑक्सटीन ने कंपनी के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसे पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। एना की मां ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं ये पत्र एक दुखी मां के रूप में लिख रही हूँ, जिसने अपने प्यारे बच्चे एना सेबेस्टियन पेराइल को खो दिया है। मेरा दिल भारी है और मेरी आत्मा इन शब्दों को लिखते समय बिखर गई है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी कहानी को इस उम्मीद में साझा करना जरूरी है कि किसी और परिवार को वो दर्द न सहना पड़े जिससे हम गुजर रहे हैं। एना 19 मार्च 2024 को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में EY पुणे में शामिल हुई थी, लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई को मेरी दुनिया उजड़ गई, जब मुझे खबर मिली कि एना अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी एना सिर्फ 26 साल की थी। एना की मां ने अपनी चिट्ठी में बेटी का हर वो दर्द साझा किया है जो आजकल कॉर्पोरेट में काम करने वालों को झेलना पड़ता है। एना की मां अनीता पत्र में आगे लिखती है कि जब एना दफ्तर की टीम में शामिल हुई तो उसे बताया गया कि कई कर्मचारियों ने ज्यादा काम की वजह से इस्तीफा दे दिया है। उसके टीम मैनेजर ने उससे कहा था कि एना, तुम्हें हमारी टीम के बारे में हर किसी की राय बदलनी चाहिए, पर उसे एहसास नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी देकर इसका भुगतान करना पड़ेगा। एना के पास कंपनी का बहुत ज्यादा काम था। अक्सर उसे आराम करने के लिए बहुत कम समय मिलता था। उसका मैनेजर अधिकतर मीटिंग को रीशेड्यूल करता था और दिन के आखिर में काम असाइन करता था, जिससे उसको देर रात तक काम करना पड़ता था और तनाव उसका बढ़ जाता था। यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी एना को काम करना पड़ता था। एना की मां की ये इमोशनल चिट्ठी इस बात की गवाह है कि बेटी को खोकर उन पर क्या गुजर रही है। एना पढ़ने में होनहार थी, मेहनत से उन्हें गुरेज नहीं था, लेकिन जिस तरह दफ्तर में उनसे काम लिया गया वो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। एना की मां ने चिट्ठी के आखिर में कंपनी से भावुक अपील की है। उन्होंने लिखा, एना की मृत्यु EY के लिए एक वेकअप कॉल है। मुझे उम्मीद है कि ये पत्र आप तक उस गंभीरता के साथ पहुंचेगा जिसकी वो हकदार है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई वास्तव में एक मां की भावनाओं को समझ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे का अनुभव वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाएगा, ताकि किसी अन्य परिवार को इस दुख से ना गुजरना पड़े। एना की मौत के बाद उनकी मां की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है। हर कोई प्राइवेट नौकरी में काम के इस प्रेशर पर बात कर रहा है। ये जो कल्चर है हार्ड वर्क बोल के उसको आपसे इनह्यूमन तरीके से आपसे काम कराया जाता है। आपको ऐसा बताया जाता है कि आपको एक मौका मिला है इस कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, और उस बात के पीछे आपसे इतना ज्यादा काम कराया जाता है जो कि एक अच्छे स्किल्ड इंसान के लिए भी बहुत ज्यादा ओवरलोड है। एना की असमय मृत्यु से उनकी कंपनी भी सवालों के घेरे में है।
हालांकि कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है। एना ने 18 मार्च 2024 को कंपनी ज्वाइन की थी। वो पुणे में EY ग्लोबल की सदस्य फर्म SR बटली बॉय की ऑडिट टीम का हिस्सा थी। उनके करियर का इस दुखद तरीके से खत्म होना हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। कंपनी ने कहा कि हमारी कोशिश परिवार को हुए नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता, फिर भी हमने हर तरह की मदद देने की कोशिश की है। यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इस मैनेजर को जिसके अंडर में लड़की काम कर रही थी, सबसे पहले सैक करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इस मौत की सजा उस मैनेजर को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी सारी कहानी जो पढ़ी है मैंने, जो रिकॉर्डेड है उस पे स्टेटमेंट पे जो आपने मुझे भेजा है, उसमें ये बार बार लिखा है कि कई सारी बच्चे छोड़ के भाग गए नौकरी इस मैनेजर के अंडर में, और दे क्विट द जॉब। और इससे भी एक पार्टी में कहा गया कि तुम भी जल्दी छोड़ दोगी, क्योंकि उस मैनेजर की ये रेपुटेशन है कि वो क्रिकेट के मैच के समय मैच देखता था और उसके बाद काम बताता था बच्चों को। अब इस मामले में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए एना की मौत के कारणों की जांच कराने को कहा है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एना सेबेस्टियन पेरायल की दुखद मौत से बहुत दुखी हूँ। असुरक्षित और टॉक्सिक वर्क कल्चर के आरोपों की गहन जांच चल रही है। हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और श्रम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर शिकायत को अपने हाथ में ले लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर की एक पोस्ट का जवाब दे रही थी, जिसमें उन्होंने एना की मौत को बहुत दुखद और परेशान करने वाला बताया था और सरकार से जांच की मांग की थी। ऐसे में जरूरी है कि वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड और स्ट्रेस को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा फाइनल। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो क्वाड समिट में शामिल होंगे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कुछ दूसरे नेताओं से अलग भी मुलाकात करेंगे। वहीं अपने दौरे में पीएम मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई है, जिसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी दौरे में कई बैठकों में हिस्सा लेना है, लिहाजा उनके सीमित समय में इस मुलाकात को तय करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी अपने दौरे के आखिरी दिन 23 सितंबर को UN के समिट ऑफ द फ्यूचर में भी शामिल होंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी समेत कई वादे किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने रोहतक में इस संकल्प पत्र को जारी किया। इस दौरान पार्टी ने राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की भी बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नौसेना कमांडर के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नौसेना की तारीफ की और कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में ये अहम भूमिका निभा रही है। दिल्ली के CM पद से इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। वो यमुनानगर जिले की जगाधरी विधानसभा सीट पर सबसे पहले प्रचार करेंगे। जगाधरी सीट से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर दोबारा आप में शामिल हुए आदर्श पाल गुर्जर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने राज्य के 22 में से 11 जिलों को लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए पूरा प्लान बना लिया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और दूसरी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। इसी के साथ वहां सर्दियों ने दस्तक दे दी है। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं।
दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत हो गई है। ये खास आयोजन रविवार तक चलेगा। इससे पहले भी 2 बार इसके आयोजन हो चुके हैं, जहां अलग अलग देशों से आए लोग भारतीय कंपनियों में निवेश और भारत के खान पान को समझने पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में अलग अलग राज्यों, मंत्रालयों और कॉलेजों का भी पवेलियन लगाया गया है। खबरों के एक्सप्रेस वे से अब आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर जो रुख कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, वही पाकिस्तान का भी है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर बीजेपी, कांग्रेस और एनसी पर हमलावर हो गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना बचाव करते हुए पाकिस्तान को अपना घर संभालने की नसीहत दी है, जबकि कांग्रेस ने इस मामले में फिलहाल चुप्पी साध रखी है। चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, पर मुद्दे पाकिस्तान से उछाले जा रहे हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। इस बीच चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। बयानबाजी की शुरुआत पाकिस्तान से हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख के साथ है। एक बात कर रहे थे। अब ये दोनों पार्टियां जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को, उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है, मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को लेकर कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत अब इसको दोबारा बहाल नहीं कर सकती। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान का एजेंडा चला रही हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहाँ वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। भारत माता की वंदे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने राहुल गांधी को टारगेट किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल पिछले कुछ सालों से भारत विरोधी ताकतों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। बयान पाकिस्तान से आया है, पर सियासी खलबली हिंदुस्तान में बची है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही बैकफुट पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बयान से पल्ला झाड़ रही है और कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, एक टेररिस्ट स्टेट है, और टेररिस्ट स्टेट के मंत्री खुले आम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। वैसे ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है और पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के बीच कनेक्शन देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, जब आर्टिकल 370 के ऊपर चर्चा हुआ था, जब माननीय गृह मंत्री जी ने चर्चा आरंभ किया था सदन के पटल पे, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता उस समय जो सदन में मौजूद थे, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि यह बायलैटरल इशू है। मुद्दा इसलिए भी बड़ा बना है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि वो अनुच्छेद 370 को वापस बहाल करेंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर देना है। शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई है। सेंसेक्स 237 अंक बढ़कर 83,185 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी भी 38 अंक चढ़कर 25,416 पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार के दौरान लगातार दूसरे शेयर बाजार में सेंसेक्स ने 83,773 और निफ्टी ने 25,611 का ऑल टाइम हाई बनाया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। 24 कैरेट गोल्ड 100 रुपए महंगा हो गया है। इसके साथ ही अब राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 75,650 रुपए हो गई है। चांदी भी 500 रुपए महंगी हो गई है और दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 91,000 रुपए पर पहुंच गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। साल 2020 के बाद पहली बार अमेरिकी फेडरल ने ब्याज दरों में इतनी बड़ी कटौती का फैसला लिया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 1 साल से अधिक समय तक अपनी पॉलिसी रेट को 5.25 से 5.50% के बीच में रखा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले साल टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार इसमें लगातार सुधार की कोशिश में लगी हुई है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय टैक्स से जुड़े गैर जरूरी धाराओं को खत्म कर सकती है। सरकार की कोशिश है टैक्स प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाए। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज बात होगी दुनिया की सबसे मुश्किल अल्ट्रा मैराथन की, जिसमें एक भारतीय ने अपना जलवा दिखाया है। सुकांत सिंह सुकी ने 325 किलोमीटर लंबी इस अल्ट्रा मैराथन को महज 105 घंटे 31 मिनट में पूरा कर लिया और ऐसा करने वाले सुकांत सिंह पहले भारतीय बन गए हैं। सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में सुकांत सिंह सुकी ने दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में दुनिया की सबसे मुश्किल अल्ट्रा मैराथन में अनोखी उपलब्धि अपने नाम की है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में बीते 15 से 20 अगस्त के बीच अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया भर के 27 एथलीट्स शामिल हुए थे।
और उनमें से एक थे भारतीय एथलीट सुकांत सिंह सूकी, जिन्होंने 325 किलोमीटर लंबी मैराथन को 105 घंटे 31 मिनट में पूरा किया। इसके लिए सुकांत लगातार 4 रातों तक जागते रहे और बिना रुके अपनी मंजिल की ओर भागते रहे और अल्ट्रा मैराथन में 13वें स्थान पर रहे। हालांकि इस मैराथन को सिर्फ 20 एथलीट्स ही पूरा कर पाए, जबकि बाकी 7 को अयोग्य घोषित कर दिया गया। मैं इसको फिनिश कर पाया, मतलब 325 किलोमीटर रफली है, लेकिन कुछ लोग गलत रास्ते चले जाते हैं तो 350 भी कर लेते हैं, बार बार घूमते रहते हैं। तो मैं 325 कंप्लीट किया 105 आवर्स और 31 मिनट्स में, और 4 रात बिना सोए हुए, मतलब मुश्किल से 1 घंटे में सोया हूँ जो प्रॉपर स्लीप मुझे मिला। और उसके बाद एक मेरे सपोर्ट क्रू थे, वो मेरे को ऐसे हेड टैप किए और फिर मैं ऐसे ऐसे हिला। 1 घंटा सोना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उससे आपका पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। अल्ट्रा मैराथन को मुश्किल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जंगल और पहाड़ों के दुर्गम रास्तों के जरिए मैराथन पूरी करनी होती है, जिसमें प्राकृतिक चुनौतियों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। बावजूद इसके सुकांत सिंह सूकी ने अल्ट्रा मैराथन को पूरा किया। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट चैलेंज कह लीजिए, सर्वाइवर चैलेंज कह लीजिए, हर्डल रेस कह लीजिए, अल्ट्रा मैराथन कह लीजिए, एक अद्भुत सा रेस है जो आपको ज़िंदगी के ऐसे लाइफ लेसन सिखाएगा और इट विल स्टे विथ यू टिल यू डाई। मतलब और मेरे लिए जो प्राउड मोमेंट था कि जब जो ऑर्गेनाइज़र हैं शॉन केस्लर, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया कि ऑन द 13th प्लेस सूकी फ्रॉम इंडिया हैज़ फिनिश द चैलेंज इन 105 आवर्स एंड 31 मिनट्स। तो वो बहुत ही मेरे लिए प्राउड मोमेंट था और वही मुझे दोबारा ले जाएगा उस चैलेंज में और ऐसे ही चैलेंज में, क्योंकि आपको गूज बम्स आ जाते हैं जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हो और बाहर के देश में। सुकांत सिंह सूकी अल्ट्रा मैराथन को पूरा करने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले उन्होंने पिछले साल भी ऑस्ट्रेलिया में हुए डेलीरियम वेस्ट अल्ट्रा मैराथन को 102 घंटे 72 मिनट में पूरा किया था। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज की बात होगी डॉक्टर्स की। दुनिया भर में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन जब दूसरों का इलाज करने वाले डॉक्टर खुद ही बीमारियों से जूझ रहे हों तो फिर उन्हें इलाज की जरूरत पड़ने से पहले मुश्किल बढ़ जाएगी। दरअसल एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर एक सर्वे उसने कराया था, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। एनएमसी के इस सर्वे में मेडिकल स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक सेहत को लेकर चिंताजनक बातें पता चली है। सर्वे में कहा गया है कि देश के 25% एमबीबीएस छात्र तनाव की वजह से मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जबकि मेडिकल कोर्स करने वाले 33% पीजी स्टूडेंट्स सुसाइड करने जैसे ख्यालों से गुजर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि भविष्य में आम लोगों का इलाज करने वाले ये डॉक्टर्स कितने भीषण संकट से गुजर रहे हैं। इस ऑनलाइन सर्वे में 25,590 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को शामिल किया गया, जबकि 5,337 पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स शामिल थे। इसके अलावा एनएमसी के टास्क फोर्स की ओर से किए गए इस महत्वपूर्ण सर्वे में 7,035 फैकल्टी मेंबर्स की भी राय ली गई। नेशनल टास्क फोर्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स नाम की रिपोर्ट में सुधार के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। कामकाजी हालात और रहने के माहौल से भी मेडिकल छात्रों की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 45% पीजी स्टूडेंट्स एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और कई लोगों को वीकली ऑफ तक नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट में मेडिकल छात्रों की मेंटल हेल्थ में सुधार के लिए कुल मिलाकर 44 कदम उठाए जाने की सिफारिश की गई है। इनमें कुछ सिफारिशें एक समान पे स्केल, बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करना और मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट से जुड़े प्रोग्राम शामिल हैं। जाहिर है कि एनएमसी की ये रिपोर्ट भविष्य में बनने वाले डॉक्टर्स को लेकर कई तरह की चिंताएं जता रही है और इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने दिल्ली में कुछ युवा डॉक्टर्स से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। कुछ ऐसी वजह है जिनकी वजह से जो ये मेंटल प्रेशर है या मेंटल हेल्थ है वो आजकल डॉक्टर्स की ठीक नहीं रह रही है। आप क्या मानते हैं कि क्या सबसे बड़ी वजह जो है वो हो सकती है? डॉक्टर शारदा प्रसाद साहू, प्रेसिडेंट RDLHMC। मेरा ये मानना है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स में जो मेंटल हेल्थ का जो इशू है,
पहले क्या होता है कि जो मेडिकल कॉलेज में जब बच्चा एंट्री करता है तो उस टाइम पे उसका इंट्रोडक्शन होता है एक मेडिकल कोर्स को लेके कि क्या 5 साल में आप क्या करोगे आप यहाँ पे। पर वैसा कोई प्रोविजन अभी रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए है नहीं। जो पीजी में जो आते हैं हम उनको बोलते हैं कि रेसिडेंट डॉक्टर्स, पर उस टाइम पे अभी कोई ना ही इंट्रोडक्शन होता है ना ही मेंटल हेल्थ पे कोई कोर्स करा जाता है। तो हमारी तो यही मांगे है कि ये चीज़ों को पीजी कोर्स करिकुलम में भी इंट्रोड्यूस करा जाए ताकि लोगों में थोड़ा सा जागरूकता बढ़े और हमारे रेसिडेंट्स डॉक्टर्स को पता चले कि हाँ अगर ऐसा है तो हम कहाँ पर जाके किससे जाके बात करें और मानसिक हेल्प ले सके वो इस चीज। हाँ जरूर, ये सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज एक एग्जाम हम दे के आ रहे होते हैं और उसी बीच कॉलेज में रहते हुए एक और टेंशन होता है कि एक और एग्जाम हमें लिखना है, नीट पीजी की तैयारी करनी है, उसके बाद रेसिडेंट बनना है। इसके अलावा इतने सारे एग्जाम्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज है और एक पीयर प्रेशर बना रहता है कि अगर आप रेसिडेंट नहीं बन रहे हो, आप सिर्फ एमबीबीएस हो तो आप कुछ नहीं हो। तो ये भी एक मेंटल प्रेशर हमेशा बना रहता है एमबीबीएस स्टूडेंट्स पे भी। मुझे लगता है कि अवेलेबल हेल्प उतना नहीं है हमारे पास बात करने के लिए लोग नहीं हैं क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं, हमारा करिकुलम इतना बिजी है तो हमारे पास लोग नहीं है बात करने के लिए या रीच आउट करने के लिए। मेंटल प्रेशर तो बहुत रहता है, पीयर प्रेशर इतना रहता है, काम वर्कलोड वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। तो प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए जिसकी वजह से थोड़ा रिलीव हो, लोग अपनी बात बोल पाए, रेजिडेंट भी अपना बता पाए कि हाँ वर्क आवर कम करने हैं या टॉक्सिसिटी जिस वजह से भी हो रही है उस चीज में प्रॉपर रिलीव मिल पाए। तो प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी एक यौगिक सेशन भी होना चाहिए सो दैट हम अपनी काउंसलिंग कर सके, हम अपनी बात बता सके। एक तो इतना होता है कि यहाँ पे मतलब एक डॉक्टर 4 डॉक्टर काम करता है तो इसलिए उस पर इतना मेंटल ट्रॉमा होता है, इतना उसकी हरासमेंट होता है तो डॉक्टर या तो नशे की तरफ जाता है या वो डिप्रेशन में जाता है। नशे की तरफ जाता है तो वापस नहीं आ पाता, फिर उसकी वो ड्रग्स ये सब चीजें चलती हैं तो ज्यादा उसको परेशानी होती है और जितना उसको लोड होता है, मेंटल प्रेशर चलता है तो इसमें मेंटल काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चे की, स्टूडेंट की। और उसको मतलब जैसे कि वर्क आवर्स कम हो, डॉक्टर ज्यादा हो तो काम कम मिले, लॉन्ग आवर्स ड्यूटी ना लगे और थोड़ा वो अपना फैमिली टाइम भी दे सके। न्यूज पथ पर मेरी रानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।